चलो बच्चों, सो सो हाँ, स्वागत करता हूं बच्चों आप सबका इस अद्भुत गेम शो में जिसका नाम है कौन बनेगा डायरेक्टर्स का पति। सॉरी, कौन बनेगा डायरेक्टर्स। तो बच्चों, 16 लास्ट सेशन में अपन ने 165 तक कर लिया था नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। आज का टारगेट है कि 166 से अपन चले जाएं 189 तक, कोशिश करेंगे खत्म करने की। ठीक है। सेकेंड सेशन में टाइम लाइन रखते हैं 45 मिनट्स, और इसके अलावा कुछ राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन छः जो अपना ट्रेंडिंग है 6 मिनट्स का सेशन एक वो भी करेंगे, कुछ आंसर उसके भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले बच्चों, वी विल बिगिन। सेक्शन नंबर 166 उतना खास नहीं है। यहाँ पे बताया है कि वंस यू बिकम अ डायरेक्टर, तो कंपनी के प्रति आपकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं जिस कंपनी के आप डायरेक्टर हैं। सबसे पहला, आर्टिकल्स के हिसाब से काम करो, गुड फेथ में काम करो, कंपनी के हितों को प्रोत्साहित करो, प्रमोट करो, रीजनेबल केयर के साथ अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करो। आप ऐसी किसी सिचुएशन में बताइए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कंपनी के कॉस्ट पे आपका फायदा, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पे आप यू you नो know, आप अपने फायदे के लिए कंपनी का नुकसान करवा सकते हैं, ऐसी स्थिति में बताइए। उसके बाद अनड्यू गेन, आपको गलत तरीके से लाभ नहीं कमाना है, चाहे खुद ना ही खुद कमाना है, ना ही किसी रिलेटिव को कमा के देना है। आपको अपना ऑफिस असाइन नहीं करना है। अगर आपको याद है, इसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन भी किया था असाइनिंग के ऊपर। उसके बाद अगर आपने ऊपर लिखे हुए कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन किया तो आपको फाइन लग सकता है, जो 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक हो सकता है। बच्चों, ये वाला फाइन याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं यहाँ से। ठीक है। नाउ प्लीज कम टू, ये अपन ने किया था राजसुर वाला। नाउ कम टू सेक्शन नंबर 167। 167 रिलेट करता है वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर। तो एक डायरेक्टर का ऑफिस किन किन परिस्थितियों में खाली हो जाता है, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है। पहला, डायरेक्टर का ऑफिस कब कब वेकेट हो जाएगा। सबसे पहला, 164 के अंदर अगर आपने कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन इनकर किया है तो आपका ऑफिस तुरंत खाली हो जाएगा। लेकिन इसका एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो ये बोलता है कि अगर 164 सबसेक्शन 2 के अंदर आपने क्या किया है, आ, आपका ऑफिस मतलब 164 सबसेक्शन 2 के अंदर अगर आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है आपका ऑफिस उस कंपनी से खाली नहीं होगा। अगर आपको याद है, वहां पे आप सिर्फ री अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालीफाई होते हैं, प्रेजेंट टर्म आप खत्म कर सकते हैं। आई होप आपको याद होगा। अगर आप लगातार कंपनी की 12 महीने में जितनी बोर्ड मीटिंग हुई है, चाहे आपने बोर्ड की परमिशन ली हो नहीं ली हो, आप एब्सेंट हो गए, आपकी तबीयत बहुत खराब थी, किसी भी रीजन के चलते आप एब्सेंट हुए हैं, 12 महीने तक आपने एक भी बोर्ड मीटिंग नहीं की, आपका ऑफिस अपने आप वेकेट हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो। उसके बाद अगर आपने इंटरेस्ट वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया 184 के अंदर, ये भी सेम है 184 वाला, कि आप किसी मैटर में इंटरेस्टेड हैं और आपने उस मैटर में पार्टिसिपेट कर लिया, देन कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर आपको मॉरल टर्पीट्यूड या फिर किसी और ऑफेंस के लिए सजा होती है और कम से कम 6 महीने की जेल होती है, तो जिस दिन आपको सजा हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन तो कब चालू होता है, सजा खत्म होने के बाद 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जिस डेट को आपको सजा हुई है उस दिन आप जितनी कंपनीज के डायरेक्टर थे आपका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों, यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है। एक्स डेट को कोर्ट ने डिसीजन पास किया, आप 30 दिन तक डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ठीक है। और अगर आपने 30 दिन के अंदर अपील कर दी, तो जब तक वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं होती, प्लस अपील डिस्पोज ऑफ होने के 7 दिन तक आप आपको विकेट करने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, विकेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 7 दिन के अंदर अगर आपने क्या कर दी, फर्दर अपील कर दी, 7 दिन के अंदर अगर आपने क्या कर दी बच्चों, फर्दर अपील कर दी, तो जब तक वो फर्दर अपील डिस्पोज ऑफ नहीं होती तब तक आप डिस्क्वालीफाई नहीं, तब तक आपको विकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो फिर से देखो, एक्स डेट को आपको 6 महीने की जेल हुई या 6 महीने ज्यादा की जेल हुई, 30 दिन के अंदर आपने अपील किया,
तो जब तक आपकी अपील पेंडिंग है प्लस 7 डेज, 7 डेज के अंदर आपने फर्दर अपील किया तो जब तक आपकी फर्दर अपील पेंडिंग है तब तक प्यारे बच्चों आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना। उसके बाद आपको अगर 169 के अंदर अपने ऑफिस से रिमूव कर दिया गया तो भी आपका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्टर अपॉइंट इसलिए किया गया था क्योंकि आप बच्चों कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट में कोई ऑफिस होल्ड करते थे। फॉर एग्जांपल मैं होल्डिंग कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी था, तो इसलिए मुझे सब्सिडरी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट किया था। होल्डिंग कंपनी ने मुझे सब्सिडरी कंपनी में नॉमिनेट किया था क्योंकि मैं होल्डिंग कंपनी में नौकरी करता था। होल्डिंग कंपनी ने मुझे अगर नौकरी से निकाल दिया तो सब्सिडरी में भी मेरा ऑफिस क्या हो जाएगा बच्चों, चला जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तुमको पता है कि तुमको ऑफिस तुम्हारा खाली हो गया बट स्टिल तुम एज ए डायरेक्टर काम करते हो तो तुमको फाइन हो सकता है 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक। और सारे डायरेक्टर का ऑफिस अगर एक साथ वेकेट हो गया मान लीजिए, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक। लेकिन अगर प्रमोटर नहीं है कंपनी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी डायरेक्टर जो कंपनी की अगली जनरल मीटिंग तक ऑफिस होल्ड करेंगे, ठीक है। प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू एडिशनल ग्राउंड भी प्रोवाइड कर सकती है फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय अ डायरेक्टर, बट पब्लिक कंपनी इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर ही वेकेट करवाएगी। पब्लिक कंपनी एडिशनल ग्राउंड्स नहीं प्रिस्क्राइब कर सकती, ये आपको ध्यान में रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, आपका 168, 168 किससे रिलेट करता है बच्चों, रेजिग्नेशन। सो भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, डायरेक्टर कभी भी अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है। कैसे रिजाइन कर सकता है, एक राइटिंग में नोटिस देकर डायरेक्टर कभी भी अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है। जैसे ही बोर्ड को ये नोटिस मिलेगा, बोर्ड को क्या करना है, एक नोट लेना है। बोर्ड हैज टू नोट कि भाई हाँ ये डायरेक्टर ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद जिस दिन बोर्ड को पता चला उसके कितने के अंदर, 30 डेज के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना है DIR 12 में, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर अगर चाहे तो वो खुद भी अपने रेजिग्नेशन की कॉपी रीजन बता के आरओसी को बता सकता है। अगला सवाल जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब से होगा, जो डेट रेजिग्नेशन लेटर में लिखी है वो डेट, या फिर जब आपका रेजिग्नेशन कंपनी को रिसीव होता है, डायरेक्टर को रिसीव होता है वो डेट, विच एवर इज लेटर, यहां से आपका रेजिग्नेशन इफेक्टिव होगा। अच्छा, अगर कंपनी के सारे डायरेक्टर अपने ऑफिस से रिजाइन कर देते हैं तो क्या होगा बच्चों, कंपनी के प्रमोटर, और अगर कंपनी में प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट करेगी, जो कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे, जब तक जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाते, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों प्लीज हियर अगला, 30 दिन के अंदर आपको DIR 12 फाइल करना है। अच्छा, और डायरेक्टर अगर खुद बता रहा है, चाहे तो वो खुद भी बता सकता है, तो 30 दिन के अंदर तो वो DIR 11 में बताएगा। और अगर बच्चों मान लीजिए अगर कोई फॉरेन डायरेक्टर है, कोई फॉरेन डायरेक्टर है जिसको, वो इंडिया के बाहर रहता है पर जिसको इंडिया में, जिसको क्या फाइल करना है आरओसी के साथ, DIR 11 फाइल करना है। किसको बच्चों, फॉरेन डायरेक्टर को अगर आरओसी के साथ DIR 11 फाइल करना है तो वो किसको ऑथराइज कर सकता है बच्चों, प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर सकता है कि तुम मेरे बिहाफ पे क्या कर दो, या फिर किसी और रेसिडेंट डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकता है कि तुम मेरे बिहाफ पे क्या कर दो, DIR 11 फाइल कर दो, ठीक है। सो ये प्रोविजन किसके लिए जो प्रोवाइजो है, स्पेशली किसके लिए, ये प्रोवाइजो स्पेशली फॉरेन डायरेक्टर के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला डिस्कशन 169 बेसिकली रिलेट करता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को उसके ऑफिस से क्या कर देना, रिमूव कर देना। सेक्शन 115 बोलता है कि जो मैटर आर्टिकल्स ऑफ सॉरी जो मैटर कंपनीज एक्ट में बताए गए हैं उन मैटर को ट्रांजैक्ट करने के लिए आपको स्पेशल नोटिस चाहिए। तो भाई साहब सेक्शन नंबर 169 जो है वहां पर बताया गया है कि डायरेक्टर को अगर रिमूव करना है तो कंपनी अपनी इच्छा से ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। कंपनी को क्या करना है, कंपनी मस्ट रिसीव स्पेशल नोटिस। कितने दिन पहले आना चाहिए स्पेशल नोटिस, मीटिंग के कम से कम 14 क्लियर डेज पहले, ठीक है। सिर्फ क्या करना है जनरल मीटिंग में, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है,
जिस डायरेक्टर को एनसीएलटी ने अपॉइंट किया उसको रिमूव नहीं कर सकते 169 के अंदर, और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसको सेकंड टर्म में आपने अपॉइंट किया था एसआर पास करके, अगर उसको रिमूव करना है तो उसके रिमूवल के लिए भी क्या लगेगा, एसआर लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कंपनी ने 163 का ऑप्शन अवेल किया है जहां पे 2/3 डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपॉइंट किए थे, वो डायरेक्टर भी 169 के अंदर रिमूव नहीं हो सकते, वैसे ही बेचारे 3 साल में सब चले जाते हैं। नाउ अब आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तुम डायरेक्टली पास करोगे क्या मीटिंग में, ना कोरा बाबा। उसके लिए अपने को क्या लगेगा, उसके लिए अपने को लगता है एक शेयर होल्डर से स्पेशल नोटिस, ठीक है। जैसे ही कंपनी को 14 दिन पहले आएगा, ये 115 में बताया गया है। जैसे ही नोटिस आता है कंपनी को स्पेशल नोटिस की कॉपी किसको देनी है, उस कंसर्न डायरेक्टर को देनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अपन ने डायरेक्टर को दी अपन ने नोटिस, डायरेक्टर को अपने नोटिस की कॉपी दी, और डायरेक्टर ने क्या किया, वो नोटिस रिसीव करके अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, प्लस उस डायरेक्टर ने कंपनी से रिक्वेस्ट की कि मेरा रिप्रेजेंटेशन प्लीज मेंबर के पास भेज दो ना यार। तो कंपनी के पास अगर टाइम परमिट करता है, मतलब कंपनी ने अभी तक जनरल मीटिंग, मतलब ये स्पेशल नोटिस की कॉपी शेयर होल्डर को नहीं भेजी, क्योंकि स्पेशल नोटिस की कॉपी शेयर होल्डर को मीटिंग के कम से कम 7 डेज पहले भेजती है, और इसके पहले अगर डायरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आता है तो कंपनी चाहे तो स्पेशल नोटिस का जो नोटिस भेजेगी शेयर होल्डर को, उसके साथ में रिप्रेजेंटेशन लगा सकती है, प्लस नोटिस में बताएगी कि डायरेक्टर ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, और ये भेज दिया जाएगा मेंबर्स को कितने दिन पहले, कम से कम 7 दिन पहले। लेकिन ये जो डायरेक्टर था इसने इस अधिकार का गलत फायदा उठाया, उस डायरेक्टर ने कुछ भी लिख दिया अपने रिप्रेजेंटेशन में, कंपनी अंडी बंडी संडी कंपनी है, बहुत गंदी, और दुनिया भर की गंदगी लिख दी। इस कंपनी तो चोर कंपनी है, मतलब डिफेमेटरी स्टेटमेंट था। वो डायरेक्टर इस दिए गए अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कंपनी की गोपनीय बातें शेयर होल्डर के पास जा रही हैं, डिफेमेशन कर रहा है डायरेक्टर। तो हम एनसीएलटी के पास जा सकते हैं और एनसीएलटी से बोल सकते हैं कि एनसीएलटी हमको एग्जाम्प्ट कर दो, हम इस डायरेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट नहीं करना चाहते। तो एनसीएलटी एग्जाम भी कर सकता है, और ये जो कंपनी का खर्चा हुआ है ना एनसीएलटी जाने का, इसका खर्चा, इसका कॉस्ट उस डायरेक्टर से रिकवर करवा सकती है एनसीएलटी, ठीक है। नाउ जनरल मीटिंग हो जाएगी, ओआर पास करके आप रिमूव कर दो। अच्छा, अब एक चीज याद रखो, रिप्रेजेंटेशन आपने दिया है या फिर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो आपको देना ही पड़ेगा। डायरेक्टर को रिमूव कर दिया, वैकेंसी हो गई, आप उसी मीटिंग में फिल कर सकते हो वैकेंसी। कब, अगर स्पेशल नोटिस में आपने ये लिखा था कि इस डायरेक्टर को रिमूव करके हमको इस बंदे को अपॉइंट करना है, अगर स्पेशल नोटिस में लिखा था तो आप उसी मीटिंग में वैकेंसी फिल कर सकते हो। नहीं लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड मीटिंग लेके वैकेंसी फिल कर देना। उसके बाद जिस डायरेक्टर को रिमूव किया उसके बदले जो नया डायरेक्टर अपॉइंट किया, चाहे मीटिंग में या अदरवाइज, वो डायरेक्टर कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, जब तक ये जिसको रिमूव किया जब तक ये ऑफिस ओरिजिनली होल्ड करता। उसके बाद जिस डायरेक्टर को रिमूव किया गया है उसको ऐसा नहीं कि रिमूव कर दिया शेयर होल्डर ने और उसको बोर्ड मीटिंग में तुमने एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, नहीं, उस डायरेक्टर को बोर्ड अपॉइंट नहीं कर सकता। अगर उसको वापस से अपॉइंट करना रिमूव डायरेक्टर को तो वो शेयर होल्डर ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन डायरेक्टर के कॉम्पनसेशन रिसीव करने के राइट को अफेक्ट नहीं करता, डायरेक्टर कॉम्पनसेशन रिसीव कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक दो चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है बच्चों। अगर मान लीजिए कंपनी के डिफॉल्ट के चलते या किसी और तरीके से अगर रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर को नहीं जाता, तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, उसका रिप्रेजेंटेशन मीटिंग में क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा, लेकिन इससे अपन एग्जम्पशन ले सकते हैं। और अगर उसका रिप्रेजेंटेशन शेयर होल्डर को नहीं भेजा तो उसके रिप्रेजेंटेशन की एक कॉपी अपने को आरओसी के साथ फाइल करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। 170 तो बच्चों बहुत प्यारा सेक्शन है, और एग्जाम में बच्चों कई बच्चे क्या करते हैं ना, ये सेक्शंस को इग्नोर करके जाते हैं बच्चों, बट आईसीएसआई यहीं से क्वेश्चन पूछ लेती है बच्चों, तो ये आप ध्यान में रखना कि कोई भी सेक्शन, डोंट स्किप इवन अ सिंगल सेक्शन इन योर एग्जाम, लेट मी टेल यू। 170 क्या बोलता है, हर एक कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में एक रजिस्टर रखना है, जिसमें क्या करना है आपको, जानकारी रखनी किसकी, डायरेक्टर की, केएमपी की, ठीक है, प्लस उन डायरेक्टर के एमपी कितनी सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हैं कंपनी में, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी की जो दूसरी होल्डिंग्स है, सॉरी अपनी होल्डिंग कंपनी की जो दूसरी सब्सिडरीज है उनमें कितने शेयर्स वगैरह होल्ड करते हैं, इन सब की जानकारी, ठीक है। और जो भी रिटर्न वगैरह आप फाइल करते हो, रिटर्न कंटेनिंग सच पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एज मी प्रिस्क्राइब डायरेक्टर
प्लस केएमपी के अपॉइंटमेंट आपको आरओसी को इन्फॉर्म करनी है 30 डेज के अंदर, और ये सेम फॉर्म है DIR12। क्या केएमपी मतलब कंपनी सेक्रेटरी जब अपॉइंट होता है तो भी उसकी जानकारी अपन आरओसी को देते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी इज अ केएमपी। ना अब ये डायरेक्टर, ये रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर जो आप मेंटेन करोगे इसमें क्या क्या जानकारी मेंटेन करनी है, दिन, प्रेजेंट नेम, फॉर्मर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, ये सारी जानकारी आपको मेंटेन करनी है। उसके बाद सिक्योरिटी के बारे में, कितने शेयर्स होल्ड करता है वो, किस डेट को अक्वायर किया, किस डेट को बेचा, खरीदने और बेचने के बाद क्यूमुलेटिव बैलेंस कितना है, तो ये सारी जानकारी भी आपको मेंटेन करनी है। और जो डायरेक्टर्स वगैरह का रिटर्न आप फाइल करोगे अपॉइंटमेंट के अंदर, अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर, या फिर उनके स्टेटस में चेंज हो गया, उसने रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया, तो उसके 30 दिन के अंदर DIR12 में आपको रिटर्न फाइल करना है। 171 का सबसेक्शन 171 क्या है बच्चों, व्हाट इज 171? मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट। जो आपने ऊपर रजिस्टर मेंटेन किया है, क्या इसको कंपनी के मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं बच्चों? भैया, जो रजिस्टर आपने मेंटेन किया है उसको बिजनेस आवर्स के दौरान मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, और ऑन रिक्वेस्ट एंड फ्री में होगा बच्चों। आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हो और उससे नोटिंग भी कर सकते हो फॉर फ्री। उसके बाद इसको एजीएम में भी रख दिया जाएगा। जो भी बंदा एजीएम, चाहे वो मेंबर हो या ना हो, जो भी बंदा एजीएम अटेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे मेंबर नहीं लिखा है, एवरी पर्सन लिखा है, एनी पर्सन अटेंडिंग द एजीएम वो उसको फ्री में इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इंस्पेक्शन नहीं करवाया, एक्सट्रैक्ट नहीं दिए, तो अग्रीम बंदा जो है आरओसी के पास जा सकता है और आरओसी ऑर्डर देके उसको अलाउ कर सकता है कि वो आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन कर ले। उसके बाद बच्चों ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, बच्चों किसी को क्या पता था, एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछ दिया, 170 एंड 171 शैल नॉट अप्लाई टू अ गवर्नमेंट कंपनी जिसमें सारी कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या फिर मतलब गवर्नमेंट के पास अगर सारी कैपिटल है तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब उनको ये रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ना ही उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है DIR12 में। 172 is nothing, it's punishment. Now we'll come to section number 173, important section है। 173 किससे रिलेट करता है, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक बार चेक कर लेना, यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या है तो प्लीज पूछिए बच्चों, एंड देन आई विल बिगिन विद सेक्शन नंबर 173। बेटा एक बार चेक कर लो। क्लियर है सबको? कृष्णा, रुचि, खुशी, दो दो कृष्णा शिंदे, रजनी जी। सर मैं चली गई थी सर, इसलिए वापस आया, इसलिए दो। अरे भाई घर की बात है, एकदम टेंशन ही मत ले। चल जल्दी से, क्लियर है सबको, मैं आगे बढ़ूं? चलो 171 देखते हैं एक बार। हम्म, अरे कहाँ है, चलो 173 ध्यान से बच्चों। भाई कल सब लोग थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, कल शाम को 6 बजे, साढ़े 6, 6:15 तक हम लोग का यूट्यूब पे लाइव है, नए बैच का अनाउंसमेंट है, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा तारीफ वारीफ कर देना यार। चलो। हाँ जी। तारीफों के पुल बांध देंगे। हाँ यार, फूल वूल बांध देना, मतलब बाहर के भी बहुत सारे बच्चे आएंगे, बट तुम लोग रहोगे तो थोड़ा सा हमको हिम्मत बंधी रहेगी। चलो इधर देखो, इधर देखो बच्चों, सबसे पहला फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने के अंदर होगी बच्चों? इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर, 173 की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर होगी। साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग लेनी है, और 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 120 डेज का हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है कि भाई ये जो ये प्रोविजन है 4 बोर्ड मीटिंग वाला, ये स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज को के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। डायरेक्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के जरिए, या फिर अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू, अपन सबको पता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पार्टिसिपेट कर सकता है। ये प्रोविजन अब कोई मतलब का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है कुछ ऐसे मैटर जिनको जिनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिस्कशन नहीं हो सकता, तो अब ऐसे कोई भी मैटर नहीं है। बोर्ड मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले देना चाहिए? हाँ जी, बोर्ड मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले देना चाहिए? अबे
7 क्लियर डेज का नोटिस आपको बोर्ड मीटिंग का देना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म नोटिस पे मीटिंग बुला सकते हैं, शर्त यह है कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में मौजूद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म नोटिस पे मीटिंग बुला लो। जो भी डिसीजन लिए मीटिंग में वो आप सारे डायरेक्टर्स को क्या कर दीजिए, सर्कुलेट कर दीजिए। और ये डिसीजन फाइनल तभी होंगे जब कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसे रेटिफाई करेगा। थैंक यू भाई आर्यन, थैंक यू सो मच। चलिए, उसके बाद पेनल्टी है, 7 दिन का नोटिस नहीं भेज पाए तो। उसके बाद ओपीसी, डॉर्मेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, इन सबको क्या करना है बच्चों, ईच हाफ ऑफ कैलेंडर में एक बोर्ड मीटिंग रखनी है और 2 मीटिंग के बीच में कम से कम 90 डेज का गैप रखना चाहिए, ठीक है। और सबसेक्शन 5 शैल नॉट अप्लाई टू ओपीसी इन विच देयर इज ओनली वन डायरेक्टर। जिस कंपनी में एक ही डायरेक्टर, जिस ओपीसी में एक ही डायरेक्टर है, उसको मीटिंग होल्ड करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों ये आ जाते हैं अपने रूल्स। हाँ जी, हर एक कंपनी जो अपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना चाहती है, किसके थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जो भी कंपनी क्या करना चाहती है, बोर्ड मीटिंग करना चाहती है, उसको नीचे लिखे नियम फॉलो करना है। पहला, आपको प्रॉपर अरेंजमेंट करना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल कनेक्शन बीच में लॉस ना हो। चेयरमैन को इंश्योर करना है कि भाई मीटिंग की इंटेग्रिटी रहे, रिकॉर्डिंग के प्रॉपर अरेंजमेंट होने चाहिए। ये इंश्योर करना चाहिए कि जो ऑथराइज पार्टिसिपेंट है मीटिंग वही अटेंड करे। उसके बाद वहाँ पे कोई और इंसान ना हो, लेकिन डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो है, दिव्यांग होते हैं जो लोग, वो आप चेयरमैन से परमिशन लेके किसी एक को रख सकते हैं अपने साथ जो उनको असिस्ट करे। उसके बाद मिनट्स आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड ऐसा होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेम टाइम पे देख सके, सुन सके। जो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है उनको सेफ कस्टडी में रखना है। और ऑडिट कंप्लीशन होने के पहले, ऑडिट का आपका कंप्लीट होने के पहले आपके जो मीटिंग की प्रोसीडिंग है वो प्रॉपर टेप रिकॉर्डर में आ जानी चाहिए। नोटिस, मीटिंग, बोर्ड मीटिंग का नोटिस आपको प्रॉपरली देना है। उसके बाद नोटिस में आपको बताना है, बोर्ड मीटिंग के नोटिस में क्लियरली बताना है कि अगर डायरेक्टर चाहे तो वो क्या कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड के थ्रू क्या कर सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है। उसके बाद जो डायरेक्टर मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करेगा उसको सफिशिएंटली एडवांस, अगर आपको याद है, रीजनेबल टाइम इन एडवांस में इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो मीटिंग कैसे अटेंड करेगा। वीसीएफ, आप अचानक से मीटिंग के आधे घंटे पहले बोलो कि मैं वीसीएफ के थ्रू अटेंड करूंगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर अगर चाहे तो क्या कर सकता है, अपनी इंटेंशन की वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड करेगा। डायरेक्टर अगर चाहे तो अपनी इंटेंशन साल के शुरुआत में देख सकता है बच्चों। और अगर उसने अपनी इंटेंशन साल के शुरुआत में बता दी तो ये माना जाएगा कि पूरे साल भर वो मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करेगा, ठीक है। और अगर वो ऐसा कोई भी नोटिस नहीं देता तो हम मानेंगे कि वो मीटिंग फिजिकली अटेंड करेगा। मीटिंग के शुरुआत में चेयरमैन एक अटेंडेंस लेगा, रोल कॉल लेगा, जिसमें हर डायरेक्टर अपना नाम बताएगा, प्लेस बताएगा, स्टेटमेंट बताएगा कि उसके अलावा मीटिंग की जगह पे कोई और मौजूद नहीं है। डायरेक्टर ये भी बताएगा कि उसको मीटिंग का एजेंडा वगैरह प्रॉपरली मिल चुका है। उसके बाद रोल कॉल के बाद सीएस जो है चेयरमैन की रिक्वेस्ट पे या फिर चेयरमैन की परमिशन पे कोरम काउंट करता है और कोरम काउंट करके चेयरमैन को बोलता है कि भाई प्रॉपर कोरम अवेलेबल है, हम मीटिंग की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। जो जगह आपने नोटिस में स्पेसिफाई की है, दैट प्लेस शैल बी कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ द जनरल मीटिंग, प्लेस ऑफ द बोर्ड मीटिंग, ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद जो भी वेन्यू में आपने रजिस्टर वगैरह जो इंस्पेक्ट करने हैं वो सब आप रखते हो, ठीक है। और डायरेक्टर अगर कंसेंट दे दे, जो डायरेक्टर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू अटेंड कर रहा है वो कंसेंट दे दे, तो हम मानते हैं कि उस डायरेक्टर ने क्या कर दिया है, उन रजिस्टर के ऊपर साइन भी कर दिया है। आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना है बच्चों, नॉर्मली जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो आइटम्स डिस्कस होते हैं वो डायरेक्टली चेयरमैन बोलता है कि ये मैटर आप लोगों ने देख लिया है, ओके अप्रूव्ड है, हर आदमी बोलता है अप्रूव्ड। लेकिन अगर किसी मैटर के ऊपर किसी एक बंदे ने ऑब्जेक्शन ले लिया, आई ऑब्जेक्ट, तो फिर चेयरमैन उस मैटर के ऊपर क्या करवाएगा, पूरी वोटिंग करवाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन होने के बाद, अप्रूव्ड बोलने के बाद चेयरमैन क्या करेगा, डिसीजन अनाउंस करेगा कि वो आइटम के ऊपर डिसीजन, वो रेजोल्यूशन पास हुआ या फिर नहीं हुआ। मिनट्स में जो आप बनाओगे उसमें आपको बताना है कि कौन से डायरेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड की है, ठीक है। और एक बार आपकी मीटिंग हो जाए, मीटिंग खत्म होने के 15 डेज के अंदर आपको क्या करना है,
उस मीटिंग के मिनट्स हर एक डायरेक्टर को क्या करने हैं, सर्कुलेट करना है, ताकि डायरेक्टर चेक कर ले कि जो मीटिंग में डिस्कशन हुए वही डिस्कशन मिनट्स में, ड्राफ्ट मिनट्स में है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, सारे डायरेक्टर को भेजोगे, जो डायरेक्टर ने मीटिंग अटेंड की थी, जो डायरेक्टर ने मीटिंग अटेंड की थी उन्हीं को भेजोगे आप ड्राफ्ट मिनट्स। ठीक है। और आपको अगले 7 दिन के अंदर कमेंट देने हैं। आप नहीं दिए कमेंट तो ये मान लिया जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह डीम टू हैव बीन साइंड, अगर डायरेक्टर कंसेंट देता अटेंडेंस रजिस्टर को तो हम मानते हैं कि उसने क्या कर दिया है, साइन कर दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना। दिस इज 173। नाउ 174 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज, मैं आपसे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड भी आपको रीड करना है सबको। अगर मान लो जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है वहां पे शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग कैसे होगी? जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, डिसीजन को वेरी नाइस, डिसीजन रेटिफाई करवाना डिसीजन आपको रेटिफाई करवाना पड़ेगा मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर से। लेकिन अगर वो मेजॉरिटी मीटिंग में ही प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? एग्जैक्टली, कंपनी की मेजॉरिटी। ठीक है, कंपनी की, वेरी नाइस बेटा। अच्छा, और मीटिंग में अपन कोई ऐसा आइटम भी डिस्कशन के लिए ले सकते हैं जो एजेंडा में नहीं था? ले सकते हो। जब चेयरमैन परमिशन ले लो और कंसेंट ले लो, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स वेरी which are नाइस, present in the meeting। वेरी नाइस, बस कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है अगर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मीटिंग। क्या बात है, क्या बात है आर्यन। इनफैक्ट मेरा मैसेज हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को है, डोंट लूज योर कूल एट द एग्जाम। बच्चों, मुझे आप लोग के ऊपर पूरा यकीन है। आप लोग भले खुद के ऊपर यकीन ना करें, बट आई ट्रस्ट माई स्टूडेंट्स वेरी मच। हाँ, मैं, लेट मी टेल यू, आई हैव सीन योर हार्ड वर्क। ठीक है। सो आई ट्रस्ट यू ऑल, यू ऑल आर गोइंग टू डू वंडरफुल इन द एग्जाम। सिर्फ एक छोटी चीज़ है जिससे मैं डरता हूँ, एक ही छोटी सी चीज़ है कि तुम एग्जाम में पैनिक ना हो जाओ। उसके लिए भी मैंने बच्चों 16 टेस्ट आप लोगों से लिखवाए एंड ऑल ऑफ यू हैव रिटन। फेस टू फेस वाले बच्चों का तो टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ है। ठीक है। तो इतने टेस्ट लिखवाने के पीछे रीजन यही है कि आप पैनिक ना करें, एग्जाम को देख के देखना। और मैं बता रहा हूँ, तुम बस मेडिटेशन करो सुबह 10 मिनट, दिमाग शांत रखो बच्चों। ठीक है। याद रखना कि दिस माइट ऑल्सो हैपन, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि, एक मिनट बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि कि मतलब शुरू का एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है और वो 20 मार्क वाला केस लो तो शुरू में देखना ही मत बच्चों। वो 20 मार्क वाला तो लास्ट में ही उठाना। ठीक है। तो डरना मत बस, कि हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे 2 क्वेश्चन भी नहीं बने शुरू के, तो पैनिक मत करना बच्चों, क्योंकि 90% लोग ना पैनिक कर जाते हैं। और तुम्हारी तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन है कि वो कल जिया का भी फोन आया था तो मैंने उसको सेम चीज बोली कि हम लोगों ने बच्चों ओवर प्रिपरेशन की है। सो दे कैन आस्क फ्रॉम एनीवेयर एंड यू विल बी एबल टू रिप्लाई, टू राइट द आंसर। बस पैनिक मत करना। अगर एक आध आंसर नहीं बना तो वो भी आखिरी में बन जाएगा, वो शुरू में इसलिए नहीं बना बिकॉज आप डर रहे थे। और सब लोग घर से 10-15 मिनट का बढ़िया मेडिटेशन करके जाना। मेडिटेशन इज नथिंग, क्लोज योर आइज, भगवान का नाम ले लो, कुछ भी रखो, दिमाग को खाली रखो 10 मिनट, और रोज करो ये प्रैक्टिस। तो बस मुझे उसी चीज़ से डर लगता है, बाकी सब तो आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोग झंडे गाड़ दोगे एग्जाम में। चलो एनीवे, तो जैसा कि सही आंसर दिया आपने, गुड। चलो 174 पे आ जाओ, कोरम। बोर्ड मीटिंग का कोरम क्या बोलते हैं भैया? कितने चाहिए बोर्ड मीटिंग में? 1/3 और 2, विच एवर इज हायर। अच्छा, टॉप 1000 कंपनीज का कोरम क्या है? 1/3 और 3, विच एवर इज हायर, प्लस एक कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ये लिस्टेड कंपनी का कोरम है टॉप 1000 का। अच्छा, उसके बाद, ओए उसके बाद अगर कंपनी के डायरेक्टर्स के ऑफिस में वैकेंसी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, जो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर हैं वो कंसीडर कर लिए जाएंगे कोरम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और अगर मान लो आपकी कंपनी में 10 डायरेक्टर थे, 10 में से 9 ने रिजाइन कर दिया, तब आपके कंपनी में इतने डायरेक्टर ही नहीं बचे कि कोरम, मतलब जो कोरम की संख्या थे उसके नीचे डायरेक्टर आ गए, तो क्या कर सकते हैं? तो बचा हुआ एक डायरेक्टर क्या कर सकता है? दो ही काम कर सकता है। या तो एक बोर्ड मीटिंग बुला के एक डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगा कि कोरम बनाने वाले डायरेक्टर हो जाए, या फिर ये क्या कर सकता है, जनरल मीटिंग समन कर सकता है जिसमें एक डायरेक्टर एडिशनल अपॉइंट हो जाए तो कोरम बन जाए। अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर की संख्या
2/3 से ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे 2/3 या उससे ज्यादा लिखी है, बट 2/3 से ज्यादा हो जाती है, मतलब आपके 1/3, मतलब आपका कोरम ही नहीं बन पा रहा है बच्चों। क्यों? क्योंकि 2/3 से ज्यादा डायरेक्टर क्या है, इंटरेस्टेड है। तो इस केस में क्या होगा, जितने नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं जिनकी संख्या कम से कम 2 है, वो क्या बन जाएगा, कोरम बन जाएगा। मान लो आपकी कंपनी में 12 डायरेक्टर हैं, 12 में से 10 डायरेक्टर किसी मैटर में इंटरेस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का कोरम बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब क्या है, जिसका डिस्क्रिप्शन 184 में है। उसके बाद अगर मान लीजिए मीटिंग कोरम की चाहत के चलते नहीं हो पाई, मान लो मीटिंग हुई पर मीटिंग में कोरम नहीं आया, तो क्या होगा, तो एडजर्न मीटिंग कब होगी बच्चों, व्हेन वुड द एडजर्न मीटिंग बी कॉल्ड। हाँ, जब बोर्ड मीटिंग एडजर्न हो जाएगी कब, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस इन नेक्स्ट वीक। और अगर नेक्स्ट वीक के सेम डे पे हॉलीडे है तो कोई भी सक्सीडिंग डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। सो क्या, अब मेरा ये पूरी लाइन पढ़ो और मैं ये लाइन पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या एडजर्न बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलीडे को हो सकती है, हाँ या ना। लाइन पढ़ के बताना, ऐसे ही मत बताना। हो सकती है सर, इसलिए वो यस, यहाँ पे लिखा है अनलेस अदरवाइज एओ प्रोवाइड, मतलब अगर एओए में कुछ और नहीं लिखा है तो आपको ये रूल फॉलो करना है और नेशनल हॉलीडे को मत करो एडजर्न बोर्ड मीटिंग। बट तुमने एओ में लिख दिया कि भाई एडजर्न बोर्ड मीटिंग मेरी नेशनल हॉलीडे को भी हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, तो बिंदास हो सकती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नाउ उसके बाद, अच्छा सेक्शन 8 कंपनी में नोटिफिकेशन क्या है, कोरम कितने का है बच्चों, इधर 8 members or 25% of total strength, whichever is less, it shall not be less than 2। तो ये सेक्शन 8 कंपनी का याद रखना, ठीक है। उसके बाद 175, पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, क्या सीन है भाई, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। बच्चों पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, कर सकते हो सर, कंसेंट मेजॉरिटी इधर देखो, इधर इधर इधर, सब कुछ सिंपल है एकदम, बस इसमें कुछ चीजें हमको सेक्रेटरी स्टैंडर्ड से बोरो करनी है। बच्चों अगर मान लो आपका किसी मैटर पे डायरेक्टर्स मीटिंग के लिए उपस्थित नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करो, एक पेपर लो, पेपर पे आप वो सारा मैटर लिख दो, जो जो रेजोल्यूशन आपको पास करने हैं वो आप पेपर पे लिख दो सारे रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन लिख के आप डायरेक्टर्स के घर पे भेज दो, घर पे भेज दो, ईमेल कर दो, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो आप, ठीक है। ये आपने भेज दिया। मान लीजिए आपकी कंपनी में 10 डायरेक्टर थे, ठीक है। नाउ अब बच्चों 10 में से अगर 6 डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया, या मान लो 10 में से 5 डायरेक्टर ने वोट डाला और 5 में से 4 ने फेवर में वोट डाला, एक ने अगेंस्ट में वोट डाला, रेजोल्यूशन पास हो गया या नहीं हो गया। हम्म, सर रिपीट करना एक बार। आपके 10 डायरेक्टर थे, 10 में से 5 ने वोट डाला, सर्कुलेशन मतलब लिख के वोट डाला, 4 ने फेवर में डाला और एक ने अगेंस्ट में डाला, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी। हो गया सर, हो गया। बच्चों नहीं, इसमें एक चीज याद रखो, इसमें अगर जो लास्ट डेट आपने दी है, मान लो लास्ट डेट थी वोट डालने की, लास्ट तारीख थी 20 तारीख एग्जाम्पल के लिए, और 17 तारीख को ही आपको किसका कंसेंट आ गया, मेजोरिटी का कंसेंट आ गया। मेजोरिटी मतलब 5 लोगों ने वोट डाला, 5 में से 4 ने फेवर में वोट डाला। तो बच्चों इस चीज में याद रखना, 10 का 1/3 कितना होता है, नॉट लेस देन 1/3, मतलब कम से कम 4 डायरेक्टर 1/3, और इस 4 में इंटरेस्टेड भी आ जाएंगे, इंटरेस्टेड वोट नहीं डाल सकते पर 4 यहाँ पे आते हैं। तो जिन डायरेक्टर्स ने वोट नहीं डाला प्लस जो डायरेक्टर ने वोट नहीं डाला प्लस जो डायरेक्टर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मतलब जो डायरेक्टर चाहते हैं कि ये मैटर मीटिंग में ट्रांजेक्ट होना चाहिए, प्लस अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर चाहे वो भी ऑब्जेक्शन ले सकता है, ये सारे लोगों की संख्या कम से कम कितनी है,
1/3 है, ये सारे लोगों की संख्या कम से कम कितनी है, 1/3 है। तो बच्चों अपन लास्ट डेट तक अपने को वेट करना है। भले ही 17 को अपने को मेजोरिटी का कंसेंट मिल गया था, बट जिन्होंने वोट नहीं डाला पर प्लस जिन्होंने बोला कि इस मैटर को मीटिंग में डिस्कस करना चाहिए, अगर इनकी संख्या कम से कम 1/3 है तो अपने को लास्ट डेट तक क्या करना पड़ेगा, वोट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर ये लोग 20 तारीख को ही बोल दें कि नहीं, ये लोग अगर 20 तारीख को ही बोल दें कि नहीं हम चाहते हैं कि मैटर मीटिंग में डिस्कस हो, तो आपको मैटर मीटिंग में डिस्कस करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये एक सिंपल सी चीज़ है बच्चों, और इसका मैंने अगर आप एक्सप्लेनेशन में देखें तो इसका बहुत बढ़िया तरीके से मैंने क्या दिया है, आई ऑल्सो गिवन एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। और ये ध्यान में रखने के लिए बच्चों आपको सेक्रेटरी स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई गई है। तो 175 के लिए सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से बताया गया, मैंने आपको तो समराइज वे में बताया। नाउ डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, कोई मुझे इसका मतलब बताएगा? वुड समवन टेल मी? डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। आप एक्स डेट को अपॉइंट हुए एज मैनेजिंग डायरेक्टर, 2 महीने के अंदर जनरल मीटिंग हुई और जनरल मीटिंग में आपके अपॉइंटमेंट को अप्रूव नहीं किया शेयर होल्डर्स ने। वेरी नाइस ऋतिक। जिस डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को शेयर होल्डर्स ने अप्रूव नहीं किया, ठीक है, तो इस डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में क्या हो गया, इस डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट हो गया क्योंकि शेयर होल्डर ने इसके अपॉइंटमेंट को मंजूर नहीं किया। ठीक है, तो बताओ इस 2 महीने में इसने एज ए डायरेक्टर जो भी काम किए थे वो वैलिड होंगे या इनवैलिड होंगे? वैलिड। दैट्स इट, ये हो गया डी फैक्टो डायरेक्टर। नाउ विल कम टू सेक्शन नंबर 177 ऑडिट कमिटी। बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत अच्छा सेक्शन है, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है ये सेक्शन बच्चों। चलिए, सबसे पहला, जिन कंपनीज को ऑडिट कमिटी 10 करोड़, 100 करोड़ का टर्नओवर, 50 करोड़ से एक्सीडिंग बोरोइंग्स, प्लस लिस्टेड कंपनी, तो पब्लिक कंपनी जो इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया मीट करती है, प्लस लिस्टेड कंपनी। सो जिन भी कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत है, उन कंपनीज को अपने यहाँ पे ऑडिट, जिन कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत है, उन कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होंगे और 3 में से मेजोरिटी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद इनका काम क्या है, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कौन कौन से मैटर ऑडिट कमेटी के पास हमको रेफर करने हैं। रिकमेंडेशन फॉर एग्जाम में 2-3 बार ऐसा भी क्वेश्चन आया ना कि एक्सप्लेन एनी 5 टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू ऑडिट कमेटी, कौन कौन से मैटर ऑडिट कमेटी को रेफर कर सकते हैं, बताइए कम से कम 5। सो अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को रिव्यू करना, ऑडिट प्रोसेस को रिव्यू करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट को रिव्यू करना। ठीक है, उसके बाद हर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को अप्रूव करना, एक कंपनी से दूसरी कंपनी को जो लोन वगैरह मिलते हैं उनको उनको चेक करना, स्क्रूटनाइज करना, कंपनी की अंडरटेकिंग्स का वैल्यूएशन करना, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कंपनी में है नहीं है ये चेक करना, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो पब्लिक इशू से फंड लिए थे वो फंड सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे नहीं हो रहे वो चेक करना। ये सारे काम किसके हैं बच्चों, ये सारे काम हैं ऑडिट कमेटी। अच्छा, सो ऑडिट कमेटी को बेसिकली आपको पता है कि हर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को ऑडिट कमेटी को क्या करना है, अप्रूव करना है ना। अब देखो ध्यान से, ऑडिट कमेटी बच्चों, एक कंपनी एक साल में लाखों करोड़ों रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करती है, बहुत सारे ह्यूज नंबर के रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करती है। तो ऑडिट कमेटी क्या कर सकती है बच्चों, ऑमनीबस अप्रूवल, सिंगल अप्रूवल फॉर मैनी ट्रांजेक्शन भी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये ट्रांजेक्शन जो ऑडिट कमेटी जो सेक्शन नंबर 188 के अंदर कवर्ड नहीं है, ठीक है, जो सेक्शन 188 के अंदर कवर्ड नहीं है और ऑडिट कमेटी ने उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव नहीं किया, तो अपने बोर्ड को रिकमेंडेशन देगी। ठीक है, ये अपने को 188 में क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कंपनी के डायरेक्टर या ऑफिसर ने किया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, पर किसका अप्रूवल नहीं लिया है, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया है, या फिर अप्रूवल नहीं लिया तो भी चलेगा, पर ट्रांजेक्शन होने के बाद 3 महीने के अंदर भी ऑडिट कमेटी ने उस ट्रांजेक्शन को क्या नहीं किया है, रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्टर का या जिस भी ऑफिसर कंसर्न ने इस चीज़ से फायदा कमाया है और कंपनी को लॉस हुआ है, तो उस व्यक्ति को वो जो भी लॉस कंपनी को है वो इंडेमनीफाई करना है। इन सिंपल वर्ड, अगर ट्रांजेक्शन
1 करोड़ रुपए तक का है, सॉरी हाँ, नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ है, नॉट एक्सीडिंग नहीं है, नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। सो 1 करोड़ रुपए तक का ट्रांजेक्शन है, वो आपने ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के बिना कर लिया, या फिर ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया, पर 3 महीने के अंदर ऑडिट कमेटी ने अप्रूव भी नहीं किया, रेटिफाई भी नहीं किया, ठीक है। तो जिस भी डायरेक्टर, तो ये ट्रांजेक्शन नंबर 1, कंपनी इसको वॉइड कर सकती है, प्लस जो भी इसको लॉस हुआ है, कंपनी को इस ट्रांजेक्शन के लिए लॉस हुआ है, वो कंसर्न डायरेक्टर क्या करेगा, जिसके साथ हुआ है या जिस डायरेक्टर ने अप्रूव किया था, ऑफिसर ने अप्रूव किया था, वो कंपनी को इंडेमनीफाई करेगा। और उसके बाद होली ओन सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, प्लस वो किसके अंदर कवर्ड नहीं है, सेक्शन 188 के अंदर वो ट्रांजेक्शन कवर्ड नहीं है, उसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये निकलता है कि होल्डिंग कंपनी और होली ओन्ड सब्सिडरी के बीच में अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल का जरूरत बेसिकली उन ट्रांजेक्शन को नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड ये सेक्शन अगर 188, ये ट्रांजेक्शन 188 के अंदर अगर कवर्ड नहीं है। 188 के अंदर कौन से ट्रांजेक्शन कवर्ड है, होल्डिंग कंपनी और डब्ल्यूएस के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो अगर, और इस केस में अगर आपको याद है 188, होल्डिंग ऑन सब्सिडरी के अकाउंट्स जो हैं वो होल्डिंग कंपनी के साथ कंसोलिडेट होते हैं और होल्डिंग कंपनी की जनरल मीटिंग में उसको रखा जाता है, ठीक है। तो आपको अगर याद हो तो उन ट्रांजेक्शन को जनरल मीटिंग में अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, और एलओडीआर के हिसाब से उन ट्रांजेक्शन को ऑडिट कमेटी का भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद ऑडिट कमेटी कमेंट्स, ऑडिटर के कमेंट्स वगैरह कॉल कर सकती है इंटरनल कंट्रोल पे, ऑडिट के स्कोप के ऊपर। जो ऊपर मैटर्स दिए हैं, ऑडिट कमेटी उन मैटर्स में इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है। ऑडिटर और कंपनी के जो केएमपी हैं वो ऑडिट कमेटी की मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, पर मीटिंग में वोट नहीं डाल सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो रिपोर्ट है उसमें ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन वगैरह आपको डिस्क्लोज करना होता है, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑडिट कमेटी के किसी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है तो उसके रीजन बताने होते हैं कि भाई आपने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। लिस्टेड कंपनी और अदर क्लास ऑफ कंपनीज को विजिल मैकेनिज्म बनाना है, जिसके चलते कंपनी में कोई भी गलत काम होते हैं तो वो काम आपको ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना है। विजिल मैकेनिज्म का जो एम्प्लॉयज़, जो डायरेक्टर यूज़ करते हैं और कंपनी की गलत बातों को ऑडिट कमेटी के पास लेके जाते हैं, उनको सेफगार्ड मिलने चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। और विजिल मैकेनिज्म की जानकारी, जो भी आपने इस्टेब्लिश किया है विजिल मैकेनिज्म, उसकी जानकारी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट पे प्लस वेबसाइट पे डालनी है। फिर ऑमनीबस अप्रूवल का क्राइटेरिया, कि किस किस क्राइटेरिया पे हम ऑमनीबस का अप्रूवल देंगे बच्चों। सो ऑडिट कमेटी को सबसे पहले क्या बनाना है, ऑडिट कमेटी हैज़ टू क्रिएट अ क्राइटेरिया, ठीक है। ऑडिट कमेटी को एक क्राइटेरिया बनाना है कि किस क्राइटेरिया के आधार पे आप ऑमनीबस अप्रूवल ग्रांट करेंगे। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लेके आपको क्राइटेरिया बताना है। क्राइटेरिया में क्या बताओगे, मैक्सिमम वैल्यू जो ऑमनीबस अप्रूवल के अंदर हो सकती है, ओवरऑल वैल्यू एग्रीगेट, कि भाई टोटल 5,000 करोड़ के ट्रांजेक्शन आप ऑमनीबस अप्रूवल के अंदर कर सकते हो। सिंगल ट्रांजेक्शन मैक्सिमम कितने रुपए का हो सकता है। डिस्क्लोजर कौन कौन से देंगे, ऑमनीबस अप्रूवल के अंदर अगर आपने ट्रांजेक्शन कर लिया तो आप ऑडिट कमेटी को ट्रांजेक्शन करने के बाद क्या क्या बताओगे। ऑडिट कमेटी उन ट्रांजेक्शन को कितने इंटरवल में रिव्यू करेगी, जो भी ट्रांजेक्शन ऑमनीबस अप्रूवल के अंदर हुए थे, और कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो ऑमनीबस अप्रूवल के अंदर नहीं आएंगे, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन आप हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब ऑडिट कमेटी क्राइटेरिया ये फिक्स करेगी, ऊपर वाला जो ये क्राइटेरिया फिक्स करेगी, 5 पॉइंट फिक्स करेगी, तो कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करेगी, कितनी बार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं साल में, नीड क्या है और ऑमनीबस अप्रूवल की, ठीक है। अच्छा, ऑमनीबस अप्रूवल का जो रेजोल्यूशन पास होगा या ऑमनीबस अप्रूवल का जो पॉलिसी बनेगी, उसमें आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कि कौन सी रिलेटेड पार्टी के साथ आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो ऑमनीबस अप्रूवल के अंदर, नेचर क्या है ट्रांजेक्शन का, परचेज है, सेल है, ड्यूरेशन कितना है, मैक्सिमम अमाउंट, एक बेस प्राइस जिस प्राइस के ऊपर वो ट्रांजेक्शन होगा, इंडिकेटिव प्राइस, कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन जो ऑडिट कमेटी के साथ शेयर की जाएगी प्रपोज ट्रांजेक्शन को लेकर, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ याद रखना, अगर ऊपर लिखी हुई जानकारियाँ अवेलेबल नहीं है और मतलब ऑडिट कमेटी को भी लगता है कि ऑमनीबस अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, उस केस में भी ऑडिट कमेटी 1 करोड़ रुपए तक के ट्रांजेक्शन कंपनी को अलाउ कर सकती है कि आप ये ऑमनीबस अप्रूवल के अंदर कर सकते हो। कब,
ऊपर लिखी हुई जानकारी अवेलेबल नहीं है, प्लस ऑडिट कमेटी को भी लग रहा है कि ऑमनीबस अप्रूवल की जरूरत नहीं, उस केस में भी 1 करोड़ रुपए तक के ट्रांजेक्शन ऑमनीबस अप्रूवल के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, एक मैक्सिमम 1 ईयर के लिए ऑमनीबस अप्रूवल वैलिड रहेगा। ठीक है, अच्छा, सेलिंग डिस्पोजिंग ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी ऑमनीबस अप्रूवल के अंदर नहीं आएगा। 180 सेक्शन नंबर 180 अगर आपको याद है, सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए, सेल ऑफ अंडरटेकिंग, होल ऑफ द अंडरटेकिंग वाले ट्रांजेक्शन ऑमनीबस अप्रूवल के अंदर नहीं आएंगे। मतलब अगर मैं किसी रिलेटेड पार्टी को कंपनी के एसेट सेल कर रहा हूँ, अंडरटेकिंग सेल कर रहा हूँ, तो वो ऑमनीबस अप्रूवल के अंदर नहीं होगा। ऑडिट कमेटी को अलग से मीटिंग करनी पड़ेगी उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए। विजिल मैकेनिज्म, लिस्टेड कंपनी और स्पेसिफिक क्लास को बिलोंग करने वाली कंपनी को क्या करना है। अच्छा, स्पेसिफाइड क्लास वाली कंपनी कौन सी, जिस कंपनी ने डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट किए हैं और जिस कंपनी ने बैंक वगैरह से 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बोरो किया है, तो ये कौन सी कंपनी हो गई, प्रिस्क्राइब्ड कंपनी, इनको विजिल मैकेनिज्म बताना है। विजिल मैकेनिज्म इज नथिंग, जो भी जेन्युइन कंसर्न के मैटर हैं, शिकायतें हैं, कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, तो वो आप ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करते हो। ठीक है, कोई ऑडिट कमेटी का मेंबर है, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने शिकायत की बट आपको ऑडिट कमेटी के मेंबर से शिकायत है, तो वो मेंबर उस मैटर से हट जाएगा। उसके बाद जिन कंपनीज, इन केस ऑफ अदर कंपनीज, मतलब जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी नहीं होती पर उन्होंने 50 करोड़ से ज़्यादा का बोरो किया है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी डायरेक्टर को नॉमिनेट करेगा जो ऑडिट कमेटी का रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है, जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है वहाँ पे ऑडिट कमेटी का रोल कौन प्ले करेगा इन मैटर्स में, जो विजिल मैकेनिज्म वाले मैटर का में ऑडिट कमेटी का रोल कौन प्ले करेगा, किसके पास शिकायतें आएंगी, डायरेक्टर को। डायरेक्टर कौन नॉमिनेट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यस। उसके बाद विजिल मैकेनिज्म में सेफगार्ड्स वगैरह होने चाहिए, और जो ज़्यादा गंभीर मामले हैं वहाँ पे आपको डायरेक्टली चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी जो है, आप उसके पास अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं। और बच्चों, अगर कई लोग झूठी कंप्लेंट कर रहे हैं ऑडिट कमेटी के सामने, ठीक है, तो कोई डायरेक्टर एम्प्लॉय झूठी कंप्लेंट कर रहा है, तो उसके खिलाफ सुटेबल एक्शन लिया जा सकता है, इंक्लूडिंग रेप्रीमेंट। रेप्रीमेंट मतलब वार्निंग वगैरह भी उसको हम दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 178। चलिए बच्चों, 177 हो गया अपना। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतने करेंगे। मैंने 188 बोलता है, 178 बोल रहा। नहीं, नहीं नहीं, 178 तक ही करेंगे बच्चों, क्योंकि अपने को थोड़ा सा लिखना भी है। चलो, जल्दी से नोटबुक निकालो एक। पिछली बार याद है मैं इतने ही करवाया था और उसके बाद लाइट चली गई थी। चलिए, नोटबुक निकाली सब लोग। छः मिनट का सेशन है, जल्दी से। चलो, लुक एट दिस क्वेश्चन। राम सिंह, जल्दी, 6 मिनट के अंदर आपको लिखना है बेटा। चलिए बच्चों, 6 मिनट का सेशन है, आपको आंसर लिखना है। मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कौन क्या क्या स्टेप हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों एक बार। राम सिंह इज अ शेयर होल्डर ऑफ Alexandria Limited. Alexandria Limited. The board of directors of the company are of the view that conduct of Ram Singh has been detrimental to the interest of the company. Further, the board also noted that Ram Singh is a director in a company which is competitor company of Alexandra Limited. ठीक है, the articles of Alexandra Limited permit expulsion of member. The board unanimously decided to expel Ram Singh from the company. Discuss the relevant provision of the Companies Act. If Ram Singh files a case against the board, whether he will win the case. सबसे पहले मुझे बताइए क्वेश्चन क्या है। इसके अपन 3 स्टेप लिखेंगे, मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा और 3 स्टेप्स के बाद आपको आंसर 6 मिनट में लिखना है बच्चों। दिस इज द केस। चलो, इधर देखो क्या होगा इसका आंसर। रीड करो क्वेश्चन एक बार सब लोग पहले। अच्छा, राम सिंह डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है?
शेयर होल्डर है, और बोर्ड ने देखा कि राम सिंह कंपनी का डायरेक्टर भी है, लेकिन कौन सी कंपनी में, अपनी कंपनी में या कॉम्प्यूटर कंपनी में, तो बेसिकली वो उसे एक्सपेल करना चाहते। तो क्वेश्चन है, कैन अ मेंबर बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंपनी, ये क्वेश्चन है, बताओ मुझे। होल्ड, ये आंसर अपने क्लास में लिखा है क्या? नहीं सर। गुड, बताओ क्या लिखेंगे इसका आंसर। बोले सोना जोशी जी, क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? सर नहीं कर सकते सर। ओके, आर्यन जी। नहीं सर, नहीं कर। आप लोगों का आंसर पार्शियली करेक्ट है बच्चों। यस, आइडियली आप मेंबर का एक्सपल्शन नहीं कर सकते, आज के ज़माने में तो यही है। और अगर आपने उसको एक्सपेल किया तो वो सेक्शन 59 के अंदर आपके खिलाफ एनसीएलटी में केस फाइल कर सकता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। अगर आपको याद है ना, किसी मेंबर को कंपनी से निकाल दिया, ठीक है, बट Wrongly entered the name यस, wrongly. बट ना एक बहुत पुराना केस लॉ है, कौन सा, बजाज ऑटो वर्सेस एनके फिरोदिया का केस है, जहां पे ये बोला गया है कि अगर कोई मेंबर कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करता है तो कंपनी के बेनिफिट के लिए आप उसको रिमूव कर सकते हो, एक्सपेल कर सकते हो। बट मेरा मानना ये है कि वो केस आज की तारीख में उतना रेलिवेंट नहीं है, बट स्टिल हम उस केस का एक बार क्या दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। चलो इसका आंसर मैं लिखवा देता हूँ आपको। चलिए, लिखिए। सो एज पर the provisions of Companies Act 2013, a member of the company shall not be expelled from the company and if he is expelled, comma, he may approach NCLT for rectification in the register of member. However, the company, the AOA may empower the directors to expel any member of the company however the articles may empower the director to expel any member of the company if the member acts against the interest of the company. So in the given question, Ram Singh has been expelled from the company
on the ground that he is acting against the interest of the company. If he files a case against the company, he will not win the case if the board proves that his expulsion is in the interest of the company and the board did not act with any malified intention. ठीक है, लेकिन ये एक बात है, हो सकता है बोर्ड, हो सकता है एनसीएलटी कंपनी के फेवर में भी डिसीजन, हो सकता है कि बोर्ड एनसीएलटी राम सिंह के फेवर में डिसीजन दे दे, ठीक है, बट ठीक है, यहाँ पे केस का रेफरेंस दे दो, केस रेफरेंस एनके फिरोदिया वर्सेस बजाज ऑटो। चलिए बच्चा, लिख लिया? सर हाँ बेटा। सर वैसे कंपनी लोगों ने कोई स्पेसिफाइड प्रोविजन नहीं है ना कि हम शेयर होल्डर को रिमूव कर सकते वेरी हैं नाइस, वेरी नाइस। कंपनी लॉ में एज सच कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है जहाँ पे ये लिखा है कि हम किसी मेंबर को एक्सपेल कर सकते हैं, मतलब बट अगर आप कंपनीज एक्ट का कोर देखें, स्पिरिट देखें, तो यू कैन नॉट एक्सपेल अ मेंबर, यू शुड नॉट एक्सपेल, क्योंकि आप मेंबर अपनी मर्जी से बनते हो एंड देयर इज नो प्रोविजन इन द कंपनीज एक्ट, ठीक है। बट ये एक ट्रेडिशन है, पहले के टाइम पे चलता था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर देते हैं, तो कंपनीज एक्ट की जो स्पिरिट है वो ये बोलती है कि आप किसी मेंबर को एक्सपेल नहीं कर सकते, क्योंकि किसी मेंबर को आप उसकी इच्छा के अगेंस्ट एक्सपेल करो तो इट ऑल्सो कैन अमाउंट टू ऑपरेशन, आप उसके राइट्स उसे छीन रहे हो। तो हाँ, तो ये सारा कंपनीज एक्ट पढ़ने के बाद हम एक कंक्लूजन कर सकते हैं, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन जो है एक्सपेल्शन अलाउ नहीं करते, बट इफ एक्सपेल्शन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी तो कोर्ट ने उसको जस्टिफाई माना है, ओके सर ओके। ठीक है। चलो good. चलो एक क्वेश्चन और, 6 मिनट वाला, आप खुद से लिखेंगे, ये तो मैंने लिखवा दिया। चलो मोस्ट ऑफ द आंसर तो लिखे हुए हैं यार। मिला भी। ये क्वेश्चन है, रुको यार, ये और दूसरा पकड़ते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं क्वेश्चन। नमन करना, नमन अमन चमन, ये किया है अपन ने क्लास में? आई थिंक नहीं किया है। Yes, sir. Yes. किया है? करा है करा है क्या? ओके ओके ओके। सर वो अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला सेक्शन कब होगा सर? कौन सा भाई, और कौन सा बच गया तेरा? सर आप कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछो ना सर, कुछ पेपर से पहले।
भाई कुछ नहीं बचा है भाई, सब कुछ दे दिया है, अब कुछ इंपॉर्टेंट सेशन नहीं है मेरे पास भाई, जितने थे। अब कहाँ तुम्हारा टेस्ट भी, तुम मुझे बोलोगे ना कि एक टेस्ट ले लो, मैं क्वेश्चन कहाँ से लाऊंगा भाई? सब कुछ दे दिया है भाई, कुछ नहीं है मेरे पास, लुट गया हूं मैं भाई इधर। अबे 16 टेस्ट लिए हैं, एक टेस्ट में एवरेज पकड़ 160 क्वेश्चन, बुक में कम से कम 200 क्वेश्चन, 360 क्वेश्चन हो गए, मैं कहाँ से लाऊं क्वेश्चन? किसी पास्ट एग्जाम की बुक के क्वेश्चन नहीं बचे, अब कहाँ से लाऊं यार क्वेश्चन? चलिए इधर ट्राई करता हूँ, देखो अगर कुछ बन गया तो आई ट्राई, बट बहुत डिफिकल्ट है भाई इधर। सर इम्पोर्टेंट सेक्शन ही दे दो सर फिर। अरे सब कुछ यार, तुम लोग ना ये यूट्यूब यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखते हो, मैं पक्का बता रहा हूँ, ये सब ना इम्पोर्टेंट सेक्शन, सिलेक्टेड सेक्शन, ये सब ना यूट्यूब देख के तुम मांग रहे हो मेरे से। सो मेरा थोड़ा सा यार ओल्ड स्कूल प्रिंसिपल होते हैं मेरे, जैसे पिछली बार के पता नहीं, बहुत सारे टीचर्स अलग अलग शीट्स देते हैं। अब जैसे पिछली बार का देखो तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी की शीट में नहीं था, था तो एक दो टॉपिक से, 20 मार्क का आ गया, अब क्या करोगे बताओ? तो इसलिए देखो, ये मार्केटिंग इज़ वन थिंग, बट मैं आपसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, पूरा पढ़ो यार, मतलब कभी भी ना सिलेक्टिव टॉपिक्स मत पढ़ो। हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी लॉ में आप डायरेक्टर के ऊपर एक विशेष ध्यान दीजिए, लगभग 40 मार्क का डायरेक्टर से आता है, तो मैं इतना ज़रूर बोलूँगा। बट मतलब क्यों, मतलब तुमने पूरे साल भर इतना अच्छा पढ़ा है, आखिरी में क्यों वो सिलेक्टेड टॉपिक के ऊपर पढ़ के तुम अपनी पढ़ाई खराब कर रहे हो? रीड एवरीथिंग, दे कैन आस्क फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर, ठीक है? चलिए अह, चलो यार, सारे क्वेश्चंस तो किए हैं यार। अरे यार भाई, तुमसे कौन सा क्वेश्चन लिखवाऊं मैं? ये देखो अभी नहीं मिल रहा क्वेश्चन। चलो, ये नोटिस वाला है, तुम ऐसे लिख लोगे? रुको यार, मैं ही क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। चलो, वीर, अरे यार भाई नहीं बन रहा क्वेश्चन भी, रुको। एडवाइस द कंपनी ऑन वॉलंटरी रिविजन। ऑडिट हो गया। एक आध कोई क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से छूटा उठा है? हाँ ये लो, इसका आंसर आप खुद से लिखोगे। हाँ, independent directors of a listed company decided to convene a meeting of independent directors on their own. Non-independent directors objected to and called it as illegal. Offer your views referring to the provision of Companies Act and rules made thereunder. स्टार्ट करो आंसर लिखना। स्टेप 1, एक्सप्लेन द प्रोविजन। क्या है प्रोविजन? ठीक है, कौन से सेक्शन में इसका आंसर है? सर वो था ना 149, जिसमें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को साथ। शेड्यूल 4 में लिखा है। कहाँ पे लिखा है ये? शेड्यूल 4 में लिखा है, प्लस LODR में भी लिखा है। शेड्यूल 4 नहीं, सॉरी शेड्यूल 5 है ना इंडिपेंडेंट। रेगुलेशन। हाँ शेड्यूल 4 प्लस सभी LODR 2015 में भी लिखा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, तो ये लिखोगे आप एज पर सेक्शन 149
read with of Companies Act 2013, read with Schedule 4 of Companies Act 2039. The independent director shall conduct one meeting of their own without the presence of non-independent director, and every independent director shall strive to attend the same. नंबर 1 ये हो गया प्रोविजन. ठीक है. फैक्ट, इन द गिवन क्वेश्चन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी एक मीटिंग लेना चाहते हैं पर नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं. कंक्लूजन, the objection of non-independent director is incorrect and independent director shall conduct one meeting of their own without the presence of non-independent director. ठीक है. your time starts now. चलो देख लो भाई एक बार और. चलो देख लिया, कर लिया प्लान. चलो डन. स्टॉप वॉच लगा दे. और ये हुआ 1 2 3 6 मिनट का टाइम हुआ स्टार्ट. सर क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या?
देख लिया बच्चों? है, टाइम है, टाइम है, टाइम है। सर टाइम कराई बात। हाँ, आर्यन त्यागी जी का आ गया। एज पर रेगुलेशन 25 ऑफ सभी एलओडीआर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होगा ना भाई। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे मीटिंग लेगा अकेले विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द members of the management and all members of management? क्यों भाई members of management में तो सब लोग आ जाएंगे, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्ट्राइक करना है। द ऑब्जेक्शन, ठीक है, माइनर मिस्टेक्स, कोई दिक्कत नहीं। Aditi ji has also sent as per section 149 of red with skill independent। देखो देखो देखो, ये सेशन इसलिए जरूरी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कैन होल्ड, अदिति जी कैन नहीं, शैल होल्ड कंपलसरी है, उनके पास चॉइस नहीं है बेटा। ये देखो, ये बेसिक मिस्टेक और एग्जाम में 0, सिर्फ एक ही गलती, तो यहाँ पे शैल होल्ड आएगा, ठीक है। In the given question, the independent director wants to conduct meeting of their own, so in my opinion, the non-independent director is invalid। बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का राइट नहीं, उनका ऑब्लिगेशन है, दे शैल कंडक्ट। तो अदिति बेटा, करेक्शन गलत है, मतलब 1 नंबर दूंगा मैं आपको 5 में से, फिर तुम मेरे को मैसेज करोगी कि सर मैंने तो पूरा सही लिखा पर मुझे 1 ही नंबर मिला है। सोना जोशी जी, द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ एवरी कंपनी मस्ट ट्राइव टू कंडक्ट एटलीस्ट 1 मीटिंग। वाह, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो 1 मीटिंग अटेंड करे, कंडक्ट करे। मेरी दीदी, 1 मीटिंग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल कंडक्ट 1 मीटिंग, उनको करना ही है। और उस मीटिंग में अटेंड करने का हर डायरेक्टर को स्ट्राइव करना है बेटा, ठीक है। और कौन भेजा है भाई? 3 ही आए मेरे पास, तीनों में आर्यन का थोड़ा ठीक है, बाकी 2 लोगों ने सिली मिस्टेक्स की हैं। सोचते ज्यादा हो, प्रेशर ज्यादा लेते हो। as per section 149 of Companies Act 2013, read with Schedule 4 of Companies Act 2013, the independent directors shall hold and conduct 1 meeting in a year without the presence of non-independent director, and every independent director shall strive to attend this meeting। और इस मीटिंग में क्या होता है ये लिखना, तो ये भी बता देना आप, रिव्यू होता है परफॉर्मेंस का, ठीक है, पूरे बोर्ड का एज वेल एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस का रिव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा इन द गिवन क्वेश्चन। बाकी तो ठीक लिखा है, ये इतना गलत लिखा है, मतलब कई लोगों ने, जैसे इन्होंने क्या लिखा है, सोना जोशी ने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल स्ट्राइव टू कंडक्ट। अरे स्ट्राइव मतलब कोशिश करना, कोशिश नहीं करना, उनको करना ही है। और हर इंडिपेंडेंट, समझा क्या सोना जोशी जी क्या गलती की यहाँ पे? Yes, sir. Aditi, did you understand what mistake did you make बेटा? अंजलि भगत जी,
independent directors of the company in which independent directors are mandatory to be appointed. दीदी क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रही हो अंजलि? in which the independent directors are mandatory to be, आपने to लिखा है, to be appointed. they shall conducted at least, they shall conducted नहीं दीदी, they shall conduct at least one board. बस बोर्ड क्या है वो नहीं पता, बोर्ड मीटिंग नहीं बेटा, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मीटिंग होगी, डोंट कॉल दैट बोर्ड मीटिंग। ये देखो ना, इतना सिंपल वे मैंने लिखा है, एक बार सब लोग चेक करो जो मैंने लिखा है। बाकी ठीक है, ट्रायल अच्छा है अंजलि, बट स्टिल अच्छा हो जाता है बच्चों, ये सेशन में लेता हूँ, मुझे बहुत फायदा होता है इन सेशंस का। सर हमें भी बहुत ज्यादा। हाँ भाई, हाँ हाँ, मतलब मुझे फायदा इसलिए होता है क्योंकि मैं तुम्हारी गलतियां पकड़ लेता हूँ, कम से कम एग्जाम में तो ये गलतियां नहीं होंगी। हाँ जी, और कोई भेज रहा है? रुचि अय्यर जी ने भेजा है, लेट्स सी उन्होंने क्या लिखा है। Independent director shall hold separate meeting to view the performance of non-independent director. Shall hold separate meeting in a year, one meeting in a year, ऐसा लिखना चाहिए था in the given question। ठीक है, बाकी तो ठीक है, चलो और कोई भेज रहा है? चलो बस करते हैं आज के लिए बच्चों, और अब मिलेंगे अपन कल या फिर परसों इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? थैंक यू सर। यस, और दिन भर अच्छी पढ़ाई करो बच्चों, एकदम शिद्दत के साथ 12-13 घंटे पढ़ाई करो, इसलिए मैं सेशन रात को रखता हूँ ताकि तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। एक रील बना लें।